नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह 7 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं गुरप्रीत। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रवर्तन निदेशालय के 16 राज्यों में छापे, सैकड़ों फर्जी कंपनियों के दस्तावेज बरामद, करोड़ों के लेन देन का ब्यौरा। ईवीएम में गड़बड़ी मामले पर चुनाव आयोग सख्त, हटाए गए भिंड के एसपी और डीएम। मध्य प्रदेश जाएगी आयोग की विशेष टीम। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची जारी, 140 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, 50% से ज्यादा मौजूदा पार्षदों को टिकट। मध्य प्रदेश के भिंड में ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आयोग ने भिंड के एसपी और डीएम को हटा दिया है, जबकि आंध्र प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में शीर्ष अधिकारियों की एक टीम भिंड जाएगी। विशेष टीम विधानसभा उपचुनाव की मतगणना तक तैनात रहेगी। इधर विपक्ष इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह ने भिंड में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन की जांच की गई, लेकिन 2 बार अलग अलग बटन दबाए जाने के बाद भी केवल बीजेपी की पर्ची ही निकली। इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश की अटेर और बांधवगढ़ विधानसभा सीट के लिए 9 अप्रैल को उपचुनाव होना है। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को फर्जी कंपनियों के खिलाफ देश भर में छापेमारी की। इसमें 16 राज्यों के 100 ठिकानों में जांच की गई। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेमा कानून के तहत कार्रवाई में करोड़ों रुपए के लेन देन का ब्यौरा मिला है। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को देश भर में काले धन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। इसमें दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई समेत 100 ठिकानों पर छापेमारी की गई। एजेंसी ने 16 राज्यों में 300 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के दस्तावेजों की जांच की। एएनआई के मुताबिक जांच में बरामद हुए कागजात से कई 100 करोड़ के लेन देन का ब्यौरा मिला है। शेल कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेमा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। इन पर नोटबंदी के बाद पैसे खपाने, विदेशों में पैसा भेजने और अवैध लेन देन में शामिल होने का शक है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर सरकार की ओर से गठित विशेष कार्यबल ने इस बारे में प्रवर्तन निदेशालय को अधिकार दिए हैं। एजेंसी ने पिछले 1 हफ्ते के दौरान फर्जी कंपनियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क की है। शेल कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिनका गठन मामूली चुकता पूंजी के साथ किया जाता है। उनके पास काफी रकम रिजर्व के तौर पर होती है और ऊंचे शेयर प्रीमियम के रूप में अधिशेष राशि भी उपलब्ध होती है। इन कंपनियों का ज्यादातर गैर सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश होता है। कोई लाभांश आय नहीं होती, हाथ में काफी नकदी रहती है और निजी कंपनियों में बहुत हिस्सेदारी होती है। इनका कामकाज भी कुछ ज्यादा नहीं होता, खर्च भी कम होता है और कई बार अवैध काम के लिए भी इस तरह की कंपनियों का इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डीएमके ने किसानों की समस्या हल करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन ने शनिवार को दिल्ली में तमिलनाडु के किसानों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे तमिलनाडु के किसानों को शनिवार को डीएमके का समर्थन मिला। पार्टी के वरिष्ठ नेता एमके स्टालिन किसानों से मिले। स्टालिन ने किसानों की मदद पर चर्चा के लिए केंद्र से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। Represented on the floor of the house. We have met the finance minister, we have met the agriculture minister, but their replies are only consoling, but no solution is being brought. स्टालिन के साथ सीपीआई नेता डी राजा भी थे। डी राजा ने प्रधानमंत्री से ठोस कदम उठाने की मांग की। Prime Minister should make some efforts to reach out to the farmer representatives and sort out the problems, because agriculture is in deep crisis. Farmers are passing through unprecedented distress, and indebtedness is the primary cause for suicides of farmers across the country. वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह और कई दूसरे किसान नेताओं ने उनका समर्थन किया। प्रधानमंत्री जी, एक चीज सोचें, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमारा देश है।
ये मजबूरी है। किसान जो आज जो है आत्महत्या कर रहा है, बच्चे खेती नहीं कर रहे हैं, खेती से जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, वो क्राइम में जा रहे हैं। तो आज ये मजबूरी है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शुक्रवार को जंतर मंतर पर किसानों से मुलाकात की थी। उन्होंने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया था। किसानों का मुद्दा संसद में भी कई बार उठ चुका है। इनका प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मिल चुका है। किसानों का दावा है कि राज्य में 400 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इसकी वजह पिछले 140 साल में पड़ा सबसे भयानक सूखा है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने सूखे से जूझ रहे तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए मदद का ऐलान किया है। तमिलनाडु को 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मिलेगी, कर्नाटक को 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। दोनों राज्यों को ये मदद राष्ट्रीय आपदा कोष से मिलेगी। केंद्र की उच्च स्तरीय टीम ने दोनों राज्यों का दौरा किया था। इसके बाद रिपोर्ट सौंपी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर मदद की रकम तय की गई है। तमिलनाडु ने किसानों के इस रकम को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। But they have given 1,712 crores, a meager amount for Tamil Nadu. It is not used for Tamil Nadu. It is a pathetic condition of Tamil Nadu. They have not realized the pathetic condition of Tamil Nadu because 1 crore acre was withered without water. For that, Tamil Nadu government demanded 21,708 crores, but they have not given a single paise for that. भारत और मलेशिया ने आपसी व्यापार की अड़चनों को दूर करने का फैसला लिया है। दोनों देशों ने रक्षा, आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर साथ काम करने पर सहमति जताई। दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद नजीब बिन अब्दुल रज़ाक के बीच शिखर वार्ता हुई और दोनों देशों के बीच 7 समझौते हुए। 6 दिन की भारत यात्रा पर आए मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद नजीब बिन अब्दुल रज़ाक ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी रिश्ते, व्यापार और सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर सहमति जताई। बाद में दोनों नेताओं की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। प्राइम मिनिस्टर नजीब एंड आई टुक स्टॉक of the full range of our cultural, economic and strategic engagement in countering radicalization and terrorism is an inspiration for the entire region. Our wide-ranging defense partnership has already brought our armed forces closer. इससे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की। Defense and strategic partnership will be very important for us to fight global terrorism. We need a fresh free trade agreement to revitalize trade. मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की और राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। मलेशिया के प्रधानमंत्री गुरुवार को भारत यात्रा के पहले पड़ाव में चेन्नई पहुंचे थे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। आज जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैयार की गई एशिया की सबसे लंबी टनल लोगों के इस्तेमाल के लिए शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टनल का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर बनाई गई सुरंग की लंबाई करीब 10 किलोमीटर है। ये सुरंग जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चैनानी को रामबन जिले के नाशरी से जोड़ती है। 2500 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई इस टनल के निर्माण में 5 साल से भी ज्यादा का समय लगा है। टनल चालू होने के बाद जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी करीब 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही सफर के दौरान लगने वाले वक्त में तकरीबन 2 घंटे की बचत भी होगी। इसके अलावा मुसाफिरों को NH 44 पर कई जगहों पर होने वाली बर्फबारी और भूस्खलन की वजह से लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। सरकार को सुरंग के इस्तेमाल से रोजाना 27 लाख रुपए के ईंधन की बचत की भी उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को तकनीकी तौर पर मजबूत बनाने पर जोर दिया है। दिल्ली में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि तकनीक से लैस युवा समाज को गति और ऊर्जा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान सरकार नहीं कर सकती, इसके लिए सबकी भागीदारी जरूरी है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन शनिवार से देश के 26 जगहों पर शुरू हुआ। इसका मकसद नवाचार को बढ़ावा देना है। सम्मेलन में 10,000 से ज्यादा छात्र हिस्सा ले रहे हैं। कभी जिन आइडियाज को बहुत पूरा नाम बताओ। अतुल मोदी। तो मैंने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में शनिवार को आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया। इसमें 3 जवान घायल हो गए। हमला परिमपोरा पंथा चौक बाईपास पर अस्पताल के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने काफिले की आखिरी बस पर गोलियां दागी। जवानों ने भी इसका जवाब दिया। उधर श्रीनगर के लाल चौक बाजार में गोलियों की आवाज से अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक मानसिक रूप से विक्षिप्त एक शख्स ने होटल पहुंचकर लोगों से भागने को कहा। इस शख्स ने कहा कि आतंकी होटल में घुस गए हैं। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए फायरिंग की और शख्स को हिरासत में ले लिया गया। की कॉन्वॉय आ रही थी बारामूला से, उसके ऊपर फायरिंग हुई है और उस फायरिंग में 3 जवान इंजर्ड हुए हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं वो सारे। ये रोड के राइट साइड से आए हैं बताते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, पूछ रहे हैं, उसके बाद पता लगेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। उनकी नजर उनका शहर में आपका स्वागत है। हम जा रहे हैं आज मसूरी, जहां रस्किन बॉन्ड रहते हैं। For me, writing is like breathing or sleeping or eating. मैं 3-4 साल उधर था यूके में, दिल नहीं लगा, मन नहीं लगा। शादी तो शायद अभी भी टाइम है थोड़ा, लेकिन उनकी नजर उनका शहर में मिलिए इस बार रस्किन बॉन्ड से, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। लखनऊ की भूल भुलैया, रहस्य और रोमांच से भरे 489 जीने और गलियारे। एक बार जो अंदर जाए आसानी से बाहर न आए। अगर साथ गाइड ना हो तो बस इस 3 मंजिला परिसर में घूमता ही रह जाए। कहते हैं अकाल से प्रजा थी परेशान, तब लोगों को काम देने के लिए अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने सन 1784 में करवाया इसका निर्माण। आज हमारे खास मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल जी। उत्तर प्रदेश में रोमियो स्क्वाड की बहुत चर्चा हो रही है। इतना न अधिकार पुलिस को दे दे कि पुलिस अति कर दे। राजनीति को लेकर जिस तरीके का प्रदर्शन आपकी पार्टी का रहा, क्या बड़ी चूक आपकी नजर में लगता है? मीडिया ने ऐसा शो कर दिया कि जैसे मुसलमान यादवों की सरकार के मंत्रियों के पिछले कई दिनों में बयान ये है, विपक्ष हमें रोककर हमारे विकास के काम को रोकने की कोशिश कर रहा है। राज्यसभा में बहुमत हो जाएगा बीजेपी का, उस दिन 1 वे ट्रैफिक चलेगा। देखिए तरकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत समेत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सामने संरक्षणवाद नई चुनौती है। ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की दिल्ली में हुई बैठक में उन्होंने ये बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले साल देश की जीडीपी 7.7% की दर से बढ़ेगी। नए विकास बैंक यानी एनडीबी की दूसरी वार्षिक बैठक शुक्रवार को दिल्ली में हुई।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए संरक्षणवाद, वैश्विक वित्तीय तंत्र, अमेरिकी आर्थिक नीतियां और दुनिया में बढ़ता तनाव नई चुनौतियां हैं। A possible shift towards inward-looking policy platforms and protectionism, a sharper than expected tightening of the global financial condition that could interact with the balance sheet weaknesses in parts of the euro area and increased geopolitical tensions, including unpredictable economic policies in the United States. उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास दर बढ़ रही है और अगले साल इसमें और सुधार होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसका फायदा भारत की विकास दर पर भी दिखेगा। India's governor. Throughout this challenging time, India has remained as a bright spot amongst the major economies. As per the IMF's assessment in January 2017, India's growth in 2016 would be 6.6% and is projected to grow at 7.2% and 7.7% in 2017 and 2018. वित्त मंत्री ने ब्रिक्स देशों के इस बैंक को विकासशील देशों के लिए जरूरी बताया। उन्होंने बताया कि भारत ने अलग अलग परियोजनाओं के लिए बैंक से $2 अरब का कर्ज मांगा है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट योजना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। ये योजना पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दौरान बनी थी। इसके तहत लखनऊ में गोमती नदी के किनारों को संवारा जाना था। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के आदेश के मुताबिक सेवानिवृत्त जज इसकी जांच करेंगे और 45 दिन में रिपोर्ट पेश करेंगे। 27 मार्च को मुख्यमंत्री ने गोमती नदी का दौरा किया था। उन्होंने योजना के बजट पर सवाल उठाते हुए इसे बहुत ज्यादा बताया था। योगी ने अधिकारियों से नए सिरे से बजट तैयार करने को कहा है। नालों की सफाई का काम होगा, ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे ताकि गोमती में जितने भी नाले हैं 26 से लेकर 33 तक, उन सभी का ट्रीटेड वाटर ही गोमती में जाए। कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव के लिए 140 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें करीब 50% मौजूदा पार्षद हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए 2 मौजूदा पार्षदों को भी टिकट मिला है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के मुताबिक उम्मीदवारों का चयन बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर किया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से गठित एक 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी की मदद से उम्मीदवारों का चुनाव किया गया। ये कमेटी कार्यकर्ताओं की शिकायतों का निवारण भी करती है। जहां एक और कांग्रेस ने अपने मौजूदा पार्षदों पर भरोसा दिया है, वहीं बीजेपी ने एकदम नए उम्मीदवारों को टिकट देने की बात कही थी। 272 वार्डों वाली दिल्ली की 3 नगर निगमों के लिए 23 अप्रैल को चुनाव होगा। केरल के पल्लीपुरम में शनिवार को दूषित खाना खाने से सीआरपीएफ के 400 जवान बीमार पड़ गए। पल्लीपुरम में मौजूद एक सीआरपीएफ कैंप में खाना खाने के बाद जवानों ने खराब पेट और उल्टी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 109 जवानों को त्रिवेंद्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल की निगरानी में रखा गया है ताकि घटना के असल कारणों का पता लगाया जा सके। राज्य स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कल रात अस्पताल का दौरा किया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में विचारों की बहस मंजूर है, लेकिन हिंसा को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। आईआईएम कोलकाता में हुए समारोह में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के परिसरों को शारीरिक के साथ मानसिक हिंसा से मुक्त होना जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत विचारों को सुनने, अपनाने और गले लगाने वाला देश है। That our academic environment and institutional atmosphere should be free from violence, not only free from physical violence, but also of mental violence. भारत ने दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर चीन की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ईटानगर में उन्होंने कहा कि चीन को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता है, इसलिए दूसरे देशों को भी ऐसा करने से बचना चाहिए। दलाई लामा अगले सप्ताह अरुणाचल की यात्रा पर जाएंगे। रिजिजू ने कहा कि लोगों की इच्छा पर दलाई लामा यहां आ रहे हैं। चीन ने शुक्रवार को कहा था कि दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा से आपसी रिश्ते खराब होने का डर है।
इस बीच दलाई लामा शनिवार को गुवाहाटी पहुंच गए। Emotionally, 1959, when I take refuge, a political asylum here, you see, from Tawang area. So I still feel the feeling at that time. You see, actually, you see, the real danger on my own life. महाराष्ट्र विधानसभा ने शनिवार को 9 विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया। इसमें कांग्रेस के 4 और एनसीपी के 5 विधायक हैं। ये प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री गिरीश बापट ने पेश किया और ध्वनि मत से इसे मंजूरी मिली। 22 मार्च को 19 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया था। इन पर 18 मार्च को बजट के दिन अवरोध पैदा करने का आरोप है। इन विधायकों को पूरे साल के लिए निलंबित किया गया था। विपक्षी दल किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। देश के 6 बैंक शनिवार को भारतीय स्टेट बैंक का हिस्सा बन गए। इसमें एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों के साथ भारतीय महिला बैंक भी शामिल है। 5 सहयोगी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर शामिल है। इसके साथ ही स्टेट बैंक दुनिया के 50 बड़े बैंकों में से एक हो गया है। विलय के साथ एसबीआई के ग्राहकों की संख्या 47 करोड़ पर पहुंच गई। अब बैंक की 24,000 शाखाएं और 59,000 एटीएम होंगे। कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन बाजार में प्लास्टिक अंडे ने खबरों ने हड़कंप मचा दिया है। कोलकाता पुलिस ने नकली अंडे बेचने वाले एक शख्स मोहम्मद शमीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 1 लाख से ज्यादा प्लास्टिक के अंडे मिले हैं। अंडों को जांच के लिए भेजा गया है। 30 मार्च को एक महिला ने इसकी शिकायत की थी। গেছি সেটা সেই সময় আমি অবজার্ভ করলাম যখন ওইটা তাওয়ার উপরে আমি ডিমটা ফোড়ে ওটা আমলেট করতে গেলাম ওটা পুরো মানে প্লাস্টিক মতন হয়ে গেছে। তো আমার সংখ্যাটা পুরো মানে ডিটারমাইন হয়ে গেছি যে এটা প্লাস্টিক अंडा, এটা आर्टिफिशियल अंडा। कोलंबिया के मोकोआ शहर में भूस्खलन हुआ है। इस हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी भी कई लापता हैं। भारी बारिश के चलते शहर में नदियों के पानी की काफी तबाही हुई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इस हादसे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। कोलंबिया में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पिछले कुछ दिनों में हुई लगातार बारिश के बाद शुक्रवार रात मकोआ शहर में भारी भूस्खलन हुआ। हादसे में 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। En un tiempo sí, estaba amenazando, desde que había una amenaza desde mucho antes que siempre estaba por arriba tierras movedizas, eso como que estaba todo advertido ya. Y sí, cuando yo me levanté, eso se destronaba durísimo, todo el rumento de las piedras, todo eso, el estruendo, todo eso, pues no, la gente se कोलंबिया के राष्ट्रपति मैनुअल सांतोस ने इक्वाडोर और पेरू की सीमा से सटे पुतुमायो की राजधानी मोकोआ का दौरा किया और बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मरने वालों की तादाद अभी और ज्यादा हो सकती है। राष्ट्रपति ने इसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। Seguimos buscando y lo primero que quiero decir es que mi corazón, nuestros corazones y los corazones de todos los colombianos están con las víctimas de esta tragedia. पुतुमायो प्रांत में बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। भारी बारिश के चलते नदियों में आई बाढ़ की वजह से कई घर, पुल, गाड़ियां और पेड़ बह गए हैं। राष्ट्रीय आपदा राहत कार्यक्रम के तहत राहत और बचाव के लिए सैनिकों को तैनात किया गया है। सरकारी मौसम विभाग के मुताबिक कोलंबिया में मार्च के महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है और ये सिलसिला साल 2011 से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने भारत समेत 16 देशों के साथ व्यापार घाटे की समीक्षा करने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को इससे जुड़े अंतरिम आदेश पर हस्ताक्षर किए। भारत के अलावा इन देशों में चीन भी शामिल है। इन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा सालाना करीब 500 अरब डॉलर का है। ट्रंप ने आयात के दौरान कर चोरी करने वाले देशों पर भी शिकंजा कसने का आदेश दिया है। संबंधित विभागों को 90 दिन के अंदर इस मामले पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। ट्रंप के इस आदेश का सबसे ज्यादा असर चीन पर पड़ेगा, जो अमेरिका के साथ सालाना करीब 347 अरब डॉलर का व्यापार करता है। भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है।
इंडिया ओपन सुपर सीरीज में आज पीवी सिंधु का मुकाबला रियो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता कैरोलिना मरीन से होगा। इससे पहले कल सेमीफाइनल में पीवी सिंधु ने दक्षिण कोरिया की सुन जी ह्यून को हराया। सिंधु ने पहले सेट में 21-18 से जीता। दूसरा सेट सुन जी ह्यून ने 14-21 से जीतकर मुकाबले में वापसी कर ली। सिंधु ने निर्णायक सेट 21-14 से जीतकर फाइनल में जगह बनाई। आखिर में हेडलाइंस। प्रवर्तन निदेशालय के 16 राज्यों में छापे सैकड़ों फर्जी कंपनियों के दस्तावेज बरामद, करोड़ों के लेन देन का ब्यौरा। ईवीएम में गड़बड़ी मामले पर चुनाव आयोग सख्त, हटाए गए भिंड के एसपी और डीएम। मध्य प्रदेश जाएगी आयोग की विशेष टीम। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची जारी। 140 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, 50% से ज्यादा मौजूदा पार्षदों को टिकट। हैकाथॉन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का तकनीक के इस्तेमाल पर जोर, कहा समस्याओं के समाधान के लिए जनता का साथ भी जरूरी। आज उधमपुर और रामबन के बीच देश की सबसे लंबी सुरंग का करेंगे उद्घाटन। कोलंबिया में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, 150 से ज्यादा की मौत, 400 लापता। राष्ट्रपति ने किया राष्ट्रीय आपदा का ऐलान। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए तर्कश।